बैक टू आवर चैनल ट्रैक एंड सेट। तो पिछले वीडियो में हमने खत्म कर दिया था मैग्नेटिक करंट। और अभी हम चालू करेंगे ईएमएफ एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। तो शुरू करते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहती है, वो स्पेस के साथ वेरी करती है। अभी हम देखेंगे कि अगर एक सर्किट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, अगर वो टाइम के साथ वेरी करती है तो फिर उस सर्किट पे क्या इफेक्ट होता है। तो फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर एक सर्किट पे एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और वो टाइम के साथ वेरी हो रही है, तो उस सर्किट में एक ईएमएफ भी डेवलप हो जाएगा जो उस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। अभी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे बहुत सिमिलर होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई इंटू एरिया रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। लिख देता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। जैसे इस डायग्राम में देखते हैं, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है इंटू ये वाला डी है। ऐसे सबका सम होगा, इधर का डी है, इधर का फील्ड इंटू इधर का डी है। इसका पूरे का सम हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे इसके थ्रू। तो ईएमएफ बेसिकली क्या होता है? एक इंड्यूस्ड वोल्टेज जैसा होता है। अभी मान लेते हैं मेरा ऐसे सर्किट है, उस पे कुछ तो फील्ड लग रहा है अभी। अगर अगर ये टाइम से वेरी हो रहा है तो मेरे सर्किट में एक ऐसा ई का ऐसे वोल्टेज सोर्स जैसा मान सकते हैं, वो लग जाए, सॉरी, वो लग जाएगा। तो ये तभी होता है जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करता है। वो यूजली कब होता है? जब हमारा या तो एरिया वेरी कर रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। अभी ये जो इंड्यूस ईएमएफ रहता है वोल्टेज, इसका हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो आता है हमारा इस फॉर्मूला से, E इक्वल्स माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एन क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ टर्न्स रहता है जो लूप रेफ्रिजरेटर सर्किट में होता है। फाइव हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है और टी टाइम। तो इसमें हमारा जो माइनस साइन आता है वो हमारे लेंस लॉ से आता है। लेंस लॉ हमें क्या बताता है कि हमारा जो, अगर एक सर्किट में एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, एक वोल्टेज आएगा, तो उसके कारण एक इंड्यूस करंट भी आएगा। अभी ये करंट खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना। जैसे अगर मेरा एक सर्कुलर लूप है, उसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो फिर ऐसे करके वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हमारा लेंस लॉ हमें ये बताता है कि ये जो इंड्यूस करंट रहता है इंड्यूस ईएमएफ से जो आता है, वो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है वो अपोज करता है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो मतलब अभी ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। उधर हमारा मैग्नेट पास में आ रहा है इसके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी लूप के थ्रू। लूप का एरिया तो सेम रह रहा है इधर। तो इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो फिर हमारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, जो इंड्यूस करंट का रहेगा, वो इसका उल्टा होएगा क्योंकि बढ़ रहा है, तो फिर वो उसको अपोज करता है ना, तो फिर वो नेट इसको कम कर देगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ताकि ये दोनों ये ऐसे कैंसिल आउट कर दे। तो वो इस डायरेक्शन में, जैसे उस लोग ने दिया है, अगर आप उसकी तरफ हाथ घुमा के देखोगे तो आएगा कि हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो उल्टा आएगा मैग्नेट के। अभी दूसरा वाला केस देख लेते हैं जिसमें मैग्नेट उल्टा जा रहा है, मतलब दूर जा रहा है हमारे लूप से। तो उसमें हमारा फ्लक्स डिक्रीज होगा क्योंकि दूर जा रहा है तो कम फील्ड आएगा। तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ से जो फ्लक्स आएगा वो इसके उल्टे डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि ये कम हो रहा है ना, और हमें चेंज नहीं चाहिए, हमें चेंज को मिनिमाइज करना है। तो अगर ये कम हो रहा है तो बी इंड्यूस ऐसा होना चाहिए ताकि एंड में सेम हो जाए पहले जैसा। तो अगर ऐसा चाहिए, हम ऐसे हाथ घुमा के देखेंगे तो फिर करंट जैसा दिया हुआ है वैसे ही आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। तो यही होता है कि हमारा जो इंड्यूस करंट रहता है वो चेंज को अपोज करना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज कम हो रही, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है बाहर से, तो फिर जो हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इंड्यूस फ्लक्स रहेगा, वो सपोर्ट करेगा पुराने फ्लक्स को। और अगर हमारा बाहर से जो एक्सटर्नल फ्लक्स है वो बढ़ जा रहा है,
तो फिर उसको अपोज करेगा, मतलब उसके अगेंस्ट जाएगा, ये रहता है। और इधर तो बाकी ये दिखाया हुआ है कि सक्सेस निकालते हैं, बी वन डॉट बी वन जो मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह होता है मैग्नेटिक फ्लक्स भी। और फिर इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट आता है, और पोलैरिटी उल्टा रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस का चेंज से। ये सब सही है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, काफी जल्दी एक प्रॉब्लम आ गया। तो हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर का, आर इक्वल्स 10⁻⁻⁻⁰ नंबर ऑफ टर्न्स है 500, और रेजिस्टेंस आर है 2 ohms। तो ये लूप रखा गया एक जगह, और इसका प्लेन है परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन है परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर ऐसा कुछ लूप है, इसका एरिया वेक्टर रहेगा अलोंग दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अभी बताया गया कि इसको रोटेट कर दिया 180 डिग्री से इन 0.25 सेकेंड्स। तो टाइम लिख लेते हैं 0.25 सेकेंड्स। तो एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, और दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इक्वल्स 3 into 10⁻³ टेस्ला। और तो इधर एक बी भी बना देता हूँ। हम्म, तो इधर ऐसा दिया है, और हमारा फ्लक्स होता है बी डॉट डी है। हमें पहले तो ईएमएफ निकालना है। तो ई में लिख सकता हूँ -N d∅/dt, फाइ इक्वल्स बी डॉट ए। इधर पूरा एरिया और फील्ड कांस्टेंट है, तो मैं सीधा बी डॉट ए लिख सकता हूँ इंस्टेड ऑफ डी ए की जगह। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसमें बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो पहले ये 0 डिग्री पे था, बाद में 180 डिग्री पे हो गया, तो मेरा जो डेल्टा फाई रहेगा, पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ -N∆φ/ΔT, और ये है हमारा डेल्टा टी। तो मेरा डेल्टा फाई हो जाएगा बी ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो पहले 0 पे था, फिर 180 पे हो गया, तो बी ए कॉस 180 माइनस कॉस 0 हो गया -2 BA। तो मेरा इंड्यूस ईएमएफ हो गया N × 2 BA, माइनस माइनस कट गया, डिवाइड बाय 0.25, ये हो गया 8 NBA। ये है मेरा इंड्यूस ईएमएफ, और इससे मेरा करंट आ जाएगा I इक्वल्स, मैं करंट को वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ। मेरा वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज रहेगा, क्योंकि और कोई वोल्टेज दिया नहीं है। तो ये 8 NBA डिवाइड बाय 2 ohms हो गया 4 NBA। तो आई होप सबको समझ में आ गया हो। हमने क्या किया, हमने इंड्यूस ईएमएफ को लिखा -N d∅/dt इक्वल्स -N∆φ/ΔT। मेरा फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, डिवाइड बाय कितना चेंज इन टाइम है, कितना टाइम में वो फ्लक्स चेंज हुआ है। तो मैंने फ्लक्स को बी डॉट ए लिखा इक्वल्स बी है cos थीटा। फिर थीटा हमें दिया हुआ है कि 0 था पहले, फिर 180 डिग्री हो गया, तो वो पुट कर दिया, उधर से डेल्टा पे आ गया, डेल्टा टी दिया हुआ है, फिर बस वैल्यूज पुट करने से आ गया। इधर मैंने वैल्यूज पुट नहीं किए, फाइनल वैल्यूज, वो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हमारा जो जो सर्किट है, उसमें अगर कोई पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो फिर कैसा रहता है ईएमएफ। तो एक रॉड ले लेते हैं, इधर हमारी रॉड है। ये जो वेलोसिटी v से हिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है हमारा b, और रॉड मूव कर रही है इन प्लेन परपेंडिकुलर टू b, जैसा दिया हुआ है हमारे फिगर में। इधर फिगर में x है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो इस केस में अगर हम ये लूप देखें, तो इसका एरिया कम होते जा रहा है। एरिया, मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ, मैं फ्लक्स को लिख सकता हूँ। इधर हम पहले N1 मान लेते हैं, क्योंकि N तो सीधा पुट कर सकते हैं।
मेरा मैग्नेटिक फील्ड बी कांस्टेंट है तो मैं बी को बाहर ले सकता हूँ। तो ये डी ए बाई डी टी बन गया। एक ए मेरा क्या है, ए इक्वल्स एल इंटू एक्स। तो डी ए बाई डी टी इक्वल्स एल डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि मेरा एल भी कांस्टेंट है, मेरा बस एक्सचेंज हो रहा है। और डी एक्स बाई डी टी मेरा वी ही तो है। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस बी एल वी। तो इधर से ये आता है ई इक्वल्स बी एल वी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी टी डिक्रीज की ना, मेरा एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो डी बाई डी टी भी नेगेटिव है और वो भी नेगेटिव है, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस एल डी बाई डी टी। तो ये हो गया अगर मेरा रॉड मूव कर रहा है विद विद रॉड अगर पूरा हिल रहा है विद वेलोसिटी वी। क्या होगा अगर मेरा रॉड रोटेट कर रहा है एक जगह विद लेट्स से रेडियस आर। उस केस में मेरा इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है 1/2 ओमेगा आर स्क्वायर। ये याद रखेंगे हम, इसके डेरिवेशन में जाएंगे। 1/2 ओमेगा बी आर स्क्वायर, इधर ओमेगा होता है हमारा एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन, आर होता है हमारा रेडियस और बी होता है फील्ड। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस होता है कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, हम्म, अगर एक कॉइल है और उसके पास एन टर्न्स है और एक मैग्नेटिक फ्लक्स उससे पास कर रहा है फाई का, और उससे करंट आई पास करता है, तो हम एन फाई इक्वल्स एन आई लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन है, फॉर्मूला है जो हमेशा फॉलो होता है, जहाँ एल होता है हमारा इंडक्टेंस। ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जैसा है। एन फाई इक्वल्स एल आई, इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी। तो ये एक कॉइल में भी होता है और मल्टीपल कॉइल्स में भी होता है, मतलब दो कॉइल का साथ में भी हो सकता है। तो इंडक्टेंस कैसा होता है ना, मतलब कोई करंट है, उसकी वजह से एक फ्लक्स आ रहा है, तो इसको इन दोनों को कैसे रिलेट करते हैं, वो इंडक्टेंस होता है बेसिकली। नंबर ऑफ टर्न्स आ जाता है क्योंकि उससे फिर इफेक्ट आ जाता है फ्लक्स पर। हम्म, तो अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस देखते हैं। तो इसका डिनोशन रहता है M12। ये क्या होता है? M12 मतलब फ्लक्स इन कॉइल वन ड्यू टू कॉइल टू, मतलब कॉइल वन में जो फ्लक्स आ रहा है कॉइल टू के करंट के कारण। तो इसी हिसाब से इसका फॉर्मूला भी बनता है। अगर कॉइल वन में फ्लक्स है तो मेरा N1 और फाई वन रहेगा, क्योंकि कॉइल वन में फ्लक्स है। फिर ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल M12, और क्योंकि कॉइल टू के आ रहा है तो करंट भी टू का ही रहेगा ना, क्योंकि फ्लक्स तो करंट के कारण आता है। तो ऐसे इसको इजीली समझ सकते हैं कि क्या रहना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो N1 फाई वन इक्वल्स M12 I2। और ये चीज हमें नोट करना चाहिए कि हमारा जो M12 है और M21 है, इन दोनों इन दोनों का वैल्यू हमेशा सेम रहता है आइडियली। और हम मोस्टली आइडियल के साथ ही डील करेंगे इसमें। तो एक बार थोड़ा फॉर्मूला भी देख लेते हैं इसका। अगर मेरे पास दो कॉइल है जिनके टर्न्स N1 एन टू है और उनके लेंथ हम L मान लेते हैं, और करंट I1 I2 है, रेडियस R1 R2 है, तो मैं N1 × फाई वन को क्या लिख सकता हूँ? N1 को मैं लिख सकता हूँ N1 × टोटल लेंथ। N1 रहता है स्मॉल n1 रहेगा मेरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फिर फाई को B × L लिख सकता हूँ, बट मेरा B क्या रहेगा? B रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2, तो म्यू नॉट एन आई टू रहेगा, N2 I2। और मेरा एरिया क्या, एरिया फर्स्ट कॉइल का रहेगा ना, क्योंकि फर्स्ट कॉइल में देख रहे फ्लक्स, तो वो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। सही है। N1L पाई R1 स्क्वायर म्यू नॉट N2 I2। हम्म, अभी इसको अगर मैं M12 I2 से इक्वेट करूंगा तो मेरा I2 कट जाएगा,
मेरा M12 का वैल्यू क्या मिला मुझे? म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। और मेरा M21 निकालना है, तो मैं बस 2 और 1 को इंटरचेंज कर दूंगा, आ जाएगा मेरा। तो जनरली हमारा M12 और M21 सेम रहता है। ये इसलिए रहता है क्योंकि हम यूजली R1 R2 भी सेम लेते हैं। वो लिख देते हैं, इफ R1 = R2 एंड L1 = L2, M12 = M21, ऐसा रहता है। 1 का भी लिख देता हूँ उधर थोड़ा। अरे, जल्दी हो गई। हम्म ये हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर L। बस 2 और 1 को इंटरचेंज कर दिया। तो ये आ रहा है हमारा फॉर्मूला। तो अगर हमें अभी कॉइल 1 में इंड्यूस ईएमएफ देखना रहेगा, हम्म तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा क्या रहता है? -N d∅dt। हम्म तो अभी हम क्या लिख सकते हैं उसको? एन को अंदर ले लेते हैं, क्योंकि एन अंदर बाहर से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम रहता है। तो मैं ई को लिख सकता हूँ -d/dt ऑफ N5। N1 ∅1 ले लेते हैं अगर कॉइल 1 का देखना है। अभी N1 ∅1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, L/I, लाइक M12 / I2। हम्म वन M12 × I2। अभी M12 बाहर से जाएगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट रहता है दो कॉइल्स के लिए। तो ये हो जाएगा -M12 d/dt ऑफ I2। ये हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2। ये है। इसको भी E12 लिख देते हैं अगर अच्छे से समझना हो। आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था? म्यूचुअल इंडक्टेंस ये था कि दो कॉइल से एक कॉइल में दूसरे कॉइल के कारण क्या इफेक्ट आ रहा है। अभी म्यूचुअल कॉइल में हम देखेंगे कि एक कॉइल में खुद के कारण ही क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये बहुत सिमिलर है म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसा। इधर बस हम ये करेंगे कि सब सेम कर देंगे। एम N1 = N2, R1 = R2, L1 = L2। तो हमारा M क्या था? M12 = म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। अभी N1 = N2 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट N1 = N2 = N डाल देते हो तो N स्क्वायर बन गया, पाई R1 स्क्वायर L। पाई R1 स्क्वायर को मैं A लिख दूंगा। ये आ गया ये वाला फॉर्मूला। तो यही है इसमें। इसको M11 की तरह भी लिख म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 1। यही है होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर हमारे पास अभी एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है, सेल्फ इंडक्टेंस भी है, तो हमारा नेट ईएमएफ क्या रहेगा? नेट ईएमएफ रहेगा खुद का भी इफेक्ट और बाहर का भी इफेक्ट। तो ये हो जाएगा -M11, बेसिकली -M d∅1/dt -M12 d∅2/dt। बेसिकली कॉइल 1 में जो भी इफेक्ट आ रहा है उसके करंट के भी दूसरे करंट के भी, ये होता है हमारा नेट ईएमएफ जो उसमें वो होगा। इसको लिख सकते हैं -N1 d∅1/dt -M12 d∅2/dt। और एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर क्या होता है? ये मैग्नेटिक एनर्जी रहता है, बेसिकली करंट का जो मैग्नेटिक एनर्जी है, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी रहता है। चार्ज कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है चार्ज, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी रहता है करंट का। तो ये होता है ½ Li²। एनर्जी इक्वल्स ½ Li²। आगे बढ़ते हैं। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं एसी जनरेटर के बारे में। तो एसी जनरेटर पे क्या रहता है? हमारा हमारा ईएमएफ का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है -N d∅dt। तो एसी जनरेटर में ये होता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है बी, वो वेरी कर रहा रहता है ऐसे। बी इक्वल्स B0
कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम ईएमएफ निकालना चाहेंगे तो एरिया कांस्टेंट है, तो फिर माइनस एन बी नॉट ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी आता है वो। तो यही होता। तो हमारा ये डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा एन बी नॉट ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ से डेवलप हो जाता है, और एन बी नॉट ए ओमेगा रहता है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट भी एक फंक्शन ऑफ साइनोसॉइडल आ जाता है, बेसिकली साइन कॉस का फंक्शन। तो ई जो ई रहता है हमारा इंड्यूस ईएमएफ, वो भी वेरी करता है बिटवीन माइनस ई नॉट एंड ई नॉट। तो यही होता है। ओमेगा को हम 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, तो फिर और एक फॉर्म हो जाएगा इसका साइन 2 पाई एफ टी। एफ है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो ये इस वाले लेक्चर के लिए तो मोस्टली हो ही गया है। अभी मैं थोड़ा एसी करंट, हमारा ईएमएफ मोस्टली कवर हो चुका है। आगे बस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे, वो चैप्टर के एंड में करेंगे ज्यादातर, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी हम थोड़ा चालू करेंगे एसी। इस वाले वीडियो में हम एसी के ऊपर ज्यादा नहीं करेंगे। मैं बस थोड़ा बेसिक बता दूंगा कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। तो हमने पहले डीसी पढ़ा था, डायरेक्ट करंट। उसमें क्या आता है, एक वायर रहता है, वो एक फिक्स वैल्यू, उसका जो करंट जो जाता है उस वायर में, वो एक फिक्स वैल्यू का जाता है। आई इक्वल्स मान लेते हैं 2 एम्पियर्स। तो फिर ये 2 एम्पियर्स ही फ्लो करेगा। बट एसी करंट में क्या रहता है, इसी करंट में जो वायर के थ्रू जो करंट जाता है, उसका वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहता है। आई इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी लिख देते हैं एक बार। तो फिर इसका वैल्यू ये 2 साइन ओमेगा टी का फंक्शन फॉलो करेगा। अभी वो कैसा रहेगा, साइन ओमेगा 2 साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा रहेगा 2। तो फिर इसमें जो करंट जाएगा वो ये पूरा ग्राफ फॉलो करेगा। टाइम जीरो पे उसका वैल्यू रहेगा 2 एम्पियर्स। फिर टाइम नहीं, टाइम जीरो पे उसका वैल्यू रहेगा 0 एम्पियर्स। फिर टाइम पाई बाय 2 सेकेंड्स पे रहेगा उसका वैल्यू 2 एम्पियर्स। फिर पाई सेकेंड्स पे वापस जीरो हो जाएगा। फिर 3 पाई बाय 2 पे -2 हो जाएगा। फिर लास्ट में 2 पाई पे जीरो हो जाएगा, और ये साइकिल कंटिन्यू होगा वापस। तो फिर इसका वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहता। तो एसी में हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू देखते हैं, इसका एवरेज भी जीरो आ रहा है। तो एसी में हम यूजुअली आरएमएस वैल्यू देखते हैं, बेसिकली स्क्वायर करते हैं फिर इसका मीन ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने से नेगेटिव वैल्यू हट जाती, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसका मीन लेने से हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा। नॉर्मली हमें इसका सीधा मीन लेने पर जीरो क्यों आता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कट जाते हैं। बट स्क्वायर करने के बाद अगर मीन लेंगे तो फिर वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो एसी करंट ऐसा ही होता है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहता, कोई साइन या फिर कॉस के फंक्शन को फॉलो करता है वो वैल्यू। तो फिर काफी सारे अलग अलग वैल्यूज ले लेता है करंट। तो इसी कारण इसके थोड़े अलग प्रॉपर्टीज हो जाते हैं। जैसे इसमें जो पावर कंज्यूम रहता है, जो लॉस, जो आई स्क्वायर आर जो हमारा नॉर्मली रहता है, इसमें थोड़ा अलग हो जाता है इसी के कारण। तो हम डिटेल में देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अगर आपको कोई पुराना चैप्टर भी रिवाइज करना है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो उसके लिए हमारे पुराने वीडियोस देख लें। नए चैप्टर्स की वीडियोस और आगे आते जाएंगे फ्रीक्वेंटली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।